हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी का महामैराथन करेंगे, जो कि पहला क्लास हम कर चुके हैं। ये दूसरा क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सहायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यह हर एग्जाम के लिए आपको सहायक होंगे। पहला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत यानी ठोस प्रकृति क्या कहलाती है? जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या समताप मंडल? तो इसको आप स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। भूप्रपट्टी और मेंटल के ऊपर वाले भाग को आप स्थल मंडल कहते हैं और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक होती है। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस और बाहरी भाग है। ठीक है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है? अदला बदली व्यापार करना, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात या वस्तुओं का निर्माण। देखिए विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, यानी कि अदला बदली करना। जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है तो उसे जो है उस वस्तु को वह वस्तु जो है क्या कहलाता है? तो विनिमय कहलाता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली के जो लाभ यह है कि यह प्रणाली जो है सरल है। आप किसी भी सामान को किसी भी सामान से अदला बदली कर लेते हैं और यह जो है आसान है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सॉरी 4 घटक होते हैं। यहाँ पर उत्तर जो है दूसरा नंबर में हो जाएगा। 4 घटक होते हैं। एक होता है वायुमंडल, एक होता है जीव मंडल और एक होता है स्थल मंडल और एक होता है जल मंडल। ये पर्यावरण के 4 घटक हैं। और पर्यावरण हमारे जीवन से जुड़ी लगभग सभी संसाधनों जैसे कि भोजन हो गया, ऊष्मा हो गया, औषधि, हवा, मिट्टी, ये सारे जो हैं को पूरा करता है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, खनिज जैसे हो गया, इसको भी पूरा करता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। देखिए CO2, ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्य रूप से CO2 के कारण होता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और ज्वालामुखीय प्रकोप जब होते हैं तब कार्बनिक पदार्थ दहन और प्राकृतिक क्षरण ये इत्यादियों से आपको देखने को मिलता है CO2। ठीक है। और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले जो भी आप जैसे लोग हो गए, हम जैसे लोग हैं जो शोषण करते हैं वायुमंडलीय से CO2 के जो है प्राकृतिक स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन है? तो आप सब जानते हैं कि यह नाइट्रोजन है, जो कि कितना प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है। बीपीएससी के तैयारी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी मेन में भी पूछ चुका है। बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर पहला है कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। दूसरा है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही है आपको बताने हैं। एक दो, केवल एक है, केवल दो है और एक दो है, ना तो एक ना ही दो। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोनों। देखिए पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारणों या कारकों के परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा बनती है, जिसमें वे निवास करते हैं। यह जो है सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं और जल के क्षेत्र को आप जलमंडल कहते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, महासागर हो गया, ये सारे के सारे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल, पहला है कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। दूसरा है कि पृथ्वी का परिक्रमण जो है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और तीसरा है इनमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। कौन इसमें सही है? यह है
तो उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा जो सही है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली जो है वायु की पतली परत है। और तीसरा है कि इसमें कई प्रकार के गैस होते हैं, धूल कण और जल वाष्प उपस्थित होते हैं। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना है। तो पृथ्वी का त्रिज्या बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखेंगे 7456 है, 6371 है, 5619 है और 4728 है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपको 6371। 6371 जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। आपको याद होगा कि पृथ्वी के केंद्र की दूरी जो है 6300 कितना है, 71 है। और यहाँ पर मील में अगर कहेगा तो मील में 3958 मील होता है। और प्रपटी जो है 35 किलोमीटर और मील में कहेगा तो 21 मील मोटी है। मेंटल कितना है, तो मेंटल जो है 2855 किलोमीटर है। औसत अगर मील में कहेगा तो 1774 मील मोटी है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको प्रपटी, मेंटल या कोर के नाम से जानते हैं। तो इसको आप कोर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको आप कोर कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत होती है उसको कोर के क्रोड या कोर के नाम से जाना जाता है। इसे आंतरिक कोर और बाहरी कोर में विभाजित किया जाता है। और बाहरी कोर आंतरिक कोर के चारों ओर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर के बीच में है। 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर के बीच में यह है। ठीक है। यह 11th के तीसरे अध्याय में आपको देखने को ये सारे के सारे 5100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर जितने भी पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य कोण हैं ये देखने को मिलता है। ज़्यादा जानकारी आप 11th के तीसरे अध्याय में ले सकते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे आप क्लास 7 में भी पढ़ रहे हैं लेकिन इतना जानकारी क्लास 7 में नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो क्लास 11th के तीसरे दूसरे अध्याय में आप पृथ्वी के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्लोर मुख्य रूप से किनका बना होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा मैग्नीशियम, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये लोहा, निकेल इत्यादि के बारे में जो है जितने भी हैं उसके बारे में क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोर मुख्य रूप से किससे बना, मतलब निचला जो परत होता है वो किससे बना हुआ होता है। देखिए सिलिका और एल्युमिनियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है, लोहा और निकल है। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें उत्तर जो है लोहा और निकल हो जाएगा। देखिए क्लोर बहुत भारी सामग्री से बना होता है, ज़्यादातर निकेल Ni इसको बोलते हैं और आयरन यानी कि लोहा इसको Fe बोलते हैं। ठीक है, से बना होता है। और केंद्रीय कोर में बहुत अधिक तापमान और दबाव होता है और बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है जबकि आंतरिक कोर किस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने चट्टान क्या कहलाते हैं। जब द्रवित मैग्मा जो है ठोस अगर हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा चट्टान होता है। कायांतिक होता है या अवसादी या आग्नेय या जीवाश्म निर्मित चट्टान होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो आग्नेय चट्टान के नाम से इसको आप जानते हैं। देखिए जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने जो चट्टान होते हैं उसको आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। आग्नेय चट्टान या मैग्मेटिक चट्टान की मुख्य चट्टान प्रकारों में से एक है। और जो है एक होता है अवसादी और एक होता है कायांतिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें एक ये क्या है, एक है ये आग्नेय चट्टान जो कि क्या होता है द्रवित मैग्मा ठंडा अगर हो गया तब यह बनता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत कोर कहलाती है, आंतरिक परत कोर कहलाती है। और दूसरा है कि यह पृथ्वी सॉरी यह जो है मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है। और सिर्फ इन्हें इसे जो है नीफे कहा जाता है, किसे इसको बोलते हैं नीफे, इसको नीफे बोलते हैं। और केंद्रीय कोर का तापमान और दबाव काफी उच्च होता है। इसमें कौन सा सही है आपको बताना है कि इसमें सही कौन है, 1 2 2 3 और 1 3। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, दोनों के दोनों इसमें सही है। ठीक है, 1 और 2। देखिए इसके आंतरिक कोर जो है परत कोर है जिसकी त्रिज्या कितना होता है, 2500 किलोमीटर होती है। और यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना होता है जो आप मेरे सकते हैं, जिसे नीचे भी आप कहते हैं। ठीक है, नीचे। और केंद्रीय कोर का तापमान का और जो दबाव है काफी उच्च होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितना है, 6371 किलोमीटर है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर यहाँ पर फिर से विचार करना है। पहला है
कि आग्नेय शिलाओं को प्राथमिक शिला कहा जाता है। दूसरा है कि ग्रेनाइट बहिर्वेदी आग्नेय शिलाओं का एक उदाहरण है। और तीसरा है कि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर बहिर्वेदी आग्नेय शिला का निर्माण करता है। कौन सा इसमें सही है? 1 और 2, 2, 3 और 1, 3। तो देखिए इसमें जो सही है वह है 1 और 3। जो आग्नेय शिला को प्राथमिक शिला भी कहते हैं। और तीसरा है कि द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर बहिर्वेदी आग्नेय शिला का निर्माण करती है। तो इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे में होता है, तो अभी आपने सर्च पर है, नीचे में लोहा होता है। यहाँ पर उत्तर में आपको देखने को मिल रहा है क्या है, नीचे में लोहा, सोना, मैग्नीशियम और सिलिका। तो नीचे में क्या होता है, तो लोहा आपने अभी सर्च पढ़ा, लोहा होता है। और नीचे में एक होता है निकेल। क्या होता है? नीचे में एक होता है निकेल, एक होता है क्या? लोहा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? तो है लोहा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, भूप्रकृति में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सीमा, सियाल, परत या मेंटल। मेंटल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको आप सियाल के नाम से जानते हैं। इसमें एक नंबर का जो उत्तर है वो हो जाएगा। देखिए बाहरी भूपटल में मुख्य घटक सिलिका और एल्युमिनियम है, ठीक है, जिसे सामूहिक रूप से सियाल कहते हैं, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। और आंतरिक भूपटल में घटक जो है सिलिका और मैग्नीशियम का होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी CI 1 में पूछा है कि आंतरिक भूपटल में जो घटक है वो कौन कौन है, तो सिलिका और मैग्नीशियम याद रखेंगे। और घटक सामूहिक रूप से आप देखेंगे तो इसको सीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा के नाम से जानते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि कोर है। कोर क्या है? कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, पृथ्वी की निचली परत है, या खनिज या ठोस है। तो आप अपनी परत पर है कि कोर जो है पृथ्वी की निचली परत है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसको कोर कहते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस जो होता है, अर्थव्यास जो होता है, वो 3500 किलोमीटर है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना होता है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, जिसको निफे के नाम से भी जानते हैं। निफे के नाम से किसको? तो इसी को जानते हैं, निकेल और लोहा से जो बना होता है। और सीमा के नाम से किसको जानते हैं? तो सीमा के नाम से जानते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, जो कि भूपटल का आंतरिक भाग होता है। और जो बाहरी भाग होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो इसको सियाल के नाम से जानते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम के नाम से। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल और सियाल। आपने बीच मतलब कि मेटल मतलब कि बीच, मेंटल यानी मेंटल मतलब एम मतलब मध्य और एम मतलब मेंटल भी याद रख सकते हैं, जो कि मेंटल के नाम से जाना जाता है। बीच की जो भाग है उसको मेंटल कहते हैं, दो प्रगति और क्रोध के बीच में यह स्थित है। और इसका जो तापमान देखेंगे तो 500 से 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह है। और जो है इसमें 2900 किलोमीटर की मोटाई के साथ जो है अर्धठोस चट्टान है। कितना है इसका? तो 2900, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी है, आग्नेय है, या कायांतित है, या परतदार है? तो बेसाल्ट जो है वह आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय। बेसाल्ट एक प्रकार का बहिर्वेदी यानी कि ज्वालामुखीय आग्नेय चट्टान है। और इसका निर्माण जो है बेसाल्टी लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से होता है। और इसी के कारण यह जो है कण विहीन या गैर रवेदार रूप में पाया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो तापमान का इसमें योगदान होता है। देखिए तापमान परिवर्तन थर्मल तनाव नामक प्रक्रिया में यांत्रिक अक्षरण में भी योगदान दे सकता है। और तापमान में परिवर्तन के कारण जो है चट्टानें गर्मी के साथ फैलती हैं और ठंडे के साथ क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और ऐसा बार बार होने से चट्टान की संरचना क्या होती है? कमजोर हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंघा नमक जो है किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय है, अपसादी है, रूपांतरित है? तो सिंघा नमक जो है यह आपको अपसारी चट्टान के उदाहरण है। किसके हैं? तो अपसारी चट्टान के उदाहरण है। याद रखना कि रासायनिक अपसारी चट्टानें तब बनती हैं जब घुले हुए पदार्थ पानी में अवक्षेपित होकर तलछट बनाते हैं और अंततः यह जो है चट्टान बन जाते हैं।
इसमें सेंधा नमक हो गया, जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गया, जैसे लवण और पीट और रीफ यानी कि रॉक एक कार्बनिक चूना पत्थर जो जिसको बोलते हैं, जैसी जैव रासायनिक रूप से मध्यस्थता वाली चट्टानें शामिल इसमें होती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भूकंप भूकंप की तीव्रता जो है मापने की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा गया है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 जो कि कैंसिल हुआ है उसमें, और टीआरई 2 में भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। 1 में भी पूछा गया, 2 में भी है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ये रिएक्टर स्केल हो जाएगा, थर्मामीटर, बैरोमीटर। तो आप सब जानते हैं कि इसमें उत्तर जो है वह रिएक्टर स्केल हो जाएगा। देखिए, भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल जो है नामक पैमाने पर मापा जाता है, और इसे जो है 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा विकसित किया गया था, और इसे रिक्टर परिणाम पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें पूर्ण संख्या कितना होता है, तो 0 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि नदी के मुहाने पर बनने वाले स्थल रूप क्या कहलाती है। तो आप सब जानते हैं कि जो नदी के मुहाने पर बनता है उसको डेल्टा के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। याद रखना है कि इसमें डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता है, और यह जो है जिसमें जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर हो गया, झील हो गया, दूसरी नदी में जो है प्रवाहित करती है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारक क्या है। पवन है, बहता हुआ जल है, हिमनद है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर एकदम सही में क्या हो जाएगा, तो पवन है, हवा। रेगिस्तान में पवन यानी कि हवा जो है अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य प्रमुख कारण बनता है। और रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल भी कहा जाता है। पवन सेल के ऊपरी भाग को की जो है अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, और इसीलिए जो है ऐसे सेल के आकार जो है संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होती है या होता है उसे कहा जाता है। तो वो स्थान उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं इसको। पहला नंबर ही उत्तर सही हो जाएगा। भूप्रपट्टी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है, या उद्गम केंद्र के नाम से इसको आप जानते हैं। और भूकंप का फोकस जो है हाइपोसेंटर पृथ्वी की सतह के नीचे का वह बिंदु है जहां पर भूकंप शुरू होता है, जबकि उपकेंद्र ऊपरी केंद्र जो होता है एपीसेंटर जो होता है पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर का स्थान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है विश्व का कहाँ पर है। ये एंजल जलप्रपात है, विक्टोरिया है, नियाग्रा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला का है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा या उच्चतम झरना यह है। और एंजल फॉल्स जो है द्वारा 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं, सबसे बड़ी ऊंचाई वाला झरना, और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ा अविरल धारा गिरने वाला झरना। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। दूसरा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें वही जनित बल कहा जाता है। और तीसरा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है। इनमें कौन सही है आपको, सॉरी, इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 1 3 2 और 1 3 1 2। तो उत्तर में केवल दूसरा जो है वह गलत है। दूसरा में है कि जब पृथ्वी जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करता है उसको बहिर्जनित बल कहते हैं, यह गलत है। देखिए, यहाँ पर याद रखना कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है, ना कि बहिर्जनित बल कहा जाता है। ठीक है। और जो बल जो है पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है। इसको जो बाहर कर मतलब कि सतह पर काम करता है उसको बहिर्जनित कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अधिक केंद्र पर से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करते हैं। दूसरा है कि उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है।
कौन इसमें सही है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, मतलब ना तो एक ना ही दो। तो इसमें उत्तर जो है सिर्फ केवल एक ही सही। अधिक केंद्र के कंपन के बाहर जो है तरंगे के रूप में यह गमन करता है। भूप्रपट्टी में जिस स्थान पर गति आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करता है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम होती चली जाती है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है कि भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ जिसको बोलते हैं का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसमें आपको कौन सा सही है वह बताना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं, मतलब ना ही एक ना ही दो। तो इसमें दोनों के दोनों सही है। देखिए भूकंप को भूकंप लेखी नामक यंत्र से मापा जाता है, और भूकंप की तीव्रता जो है भूकंप को किससे मापते हैं, तो भूकंप लेखी यंत्र से, इसको सिस्मोग्राफ की भी कहते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको रिएक्टर से मापते हैं, मतलब भूकंप की रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 0 मतलब कि 2 या उससे अधिक होती है उसका प्रभाव आपको न के बराबर देखने को मिलता है। अगर लेकिन 5 से अगर अधिक हो जाएगा तो उससे क्षति आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि हो सकता है, क्षति होता है। अगर 6 और 7 या 8.5 मतलब 8.5 तो नहीं ही आता है, लेकिन आ गया तो बहुत ही भयंकर जो है भूकंप आपको देखने को मिल सकता है। आप देखे होंगे नेपाल में 6 पॉइंट कुछ 8 था या 7 था, तो कितना क्षति हुआ। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। दूसरा है कि विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसमें कौन सही है आपको बताना है। इसमें ना एक सही है ना ही दूसरा सही है, इसमें कोई भी सही नहीं है। देखिए दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और अन्य जलप्रपात जो कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ना ही एक ना ही दो सही है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि रेगिस्तानी इलाकों में भवन के निक्षेपात्मक विशेषता के रूप में जो है छोटी पहाड़ी रचनाओं को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, लोएस्ट छत्र, शैल, बालू टिब्बा, या इसको आप मरुदियान कहते हैं। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्रक शैल, इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, छत्रक शैल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि छोटा नागपुर क्या है, तो यह पठार है, मैदान है, या झील है, या पर्वत है। तो आप सब जानते हैं कि यह पठार है। क्या है, छोटा नागपुर पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है, और यह जो है झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं जो है पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग पे जो है इसका भाग आता है। यह पठार जो है इस भाग में भी आते हैं, और इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। तो याद रखेंगे क्या है, तो छोटा नागपुर एक पठार है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान कहलाता है। तो अभी तक तो आपको हमने बहुत सारी जानकारी इसके बारे में दी, तो इसको आप किस नाम से जानते हैं, तो अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। देखिए भूतल जो जिसको सतह या भूतल कहते हैं, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसको अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, और इसे अब केंद्र भी कहते हैं। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 5 है, 4 है, 3 है और 7 है। तो इसको आप 4 भागों में बांटते हैं।
देखिए, भूकंपीय इतिहास के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 4 भूकंपीय देशों के क्षेत्रों में बाँटा है। इसमें ज़ोन 1 है, ज़ोन 2 है, मतलब कि सॉरी, ज़ोन 2 से ही शुरू होता है, ज़ोन 2 से ही शुरू होता है, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 और ज़ोन 5 है। और इन सभी 4 क्षेत्रों में से ज़ोन 5 सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र हैं, जिसमें जो है, जबकि ज़ोन 2 जो है, ज़ोन 2 वह सबसे कम है। सबसे ज़्यादा ज़ोन 5 है जो, और सबसे कम ज़ोन 2 है। और कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? तो 4 क्षेत्रों में। ज़ोन 2 से शुरू होता है और ज़ोन 5 तक बाँटा हुआ है। ठीक है? अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आप जानते हैं 5 परत है और इसमें 4 दिया गया है, तो इसमें 4 में आपको बताना है कि सबसे ऊपरी परत किसको कहते हैं? समताप, क्षोभ, बाह्य और मध्य। तो मध्य में तो आपको पता ही होगा कि बीच का भाग क्या है? मध्य है। और क्षोभ जो है शुरू का है। क्षोभ क्या है? तो शुरुआती है। और मध्य जो है वह बीच का है। और बाह्य और समताप, क्षोभ के बाद जो है क्या आता है? समताप आता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह क्षोभ है, तब समताप है, तब क्या आता है? तब आता है मध्य मंडल, तब आता है क्या आता है? बहिमंडल और बाह्य मंडल। तो इसको आप इस प्रकार से भी जानते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो बाह्य मंडल, इसको क्या बोलते हैं? तो बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। इसको बहिमंडल या बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ऊपरी क्षेत्र यही है और इसमें जो है अंतरिक्ष के निर्यात में आप देखेंगे तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई इसमें शुरू होती है और लगभग जो है 10,000 किलोमीटर तक यह जाता है इसकी ऊंचाई। ठीक है? और 5 परत हैं, पाँचों परत के बारे में आप सब जानते हैं और पाँचों परत जो है शुरू से लेकर पाँचों जहाँ तक है वहाँ तक आपको मिलाने के लिए कहता है कि कौन-कौन से परत हैं। आप शुरू से मतलब कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी आपको कहने के लिए कह देता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि 5 परत हैं जो कि क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, मध्य मंडल है और इसको एक को आयन मंडल भी बोलते हैं और एक को जो है बाह्य मंडल बोलते हैं, इसको बहिमंडल भी कहा जाता है। तो आयन मंडल हो गया जो चौथा नंबर पर हो जाएगा और बाह्य मंडल या बहिमंडल जो है वह 5वां नंबर पर हो जाएगा। तीसरा नंबर पर जो है वह मध्य मंडल हो जाएगा और पहला नंबर पर क्षोभ मंडल और दूसरा नंबर पर समताप मंडल, जिसमें हवाई जहाज का क्या होता है? उड़ना होता है कहाँ पे? समताप मंडल पे। आप सब कहाँ पर हैं? तो क्षोभ मंडल पर हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो 20.99 है। इसको कहीं-कहीं 21% भी बोलता है, तो याद रखेंगे 21% भी सही हो जाएगा, तो 20.99। और 78% क्या है? तो नाइट्रोजन है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग और वायुमंडल। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपको स्थल की सतह जो है सबसे पहले गर्म होती है। देखिए, सूर्य की किरणें जो हैं से सबसे पहले पृथ्वी की स्थल की सतह पर पड़ती है और यह जो है गर्म होता है। सूर्य की लघु तरंग विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी से दीर्घ तरंग भौमिक ऊर्जा का विकिरण वायुमंडल में अवशोषित होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन ग्रह को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन ग्रह कहाँ पर है? तो समताप मंडल। ठीक है? ओजोन ग्रह को रहने योग्य बनाता है, जबकि किस परत में उपस्थित ओजोन जलन पैदा करने के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, कारक बनता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है? क्षोभ मंडल। देखिए, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन ग्रह को रहने योग्य बनाता है, जबकि क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन जलन पैदा करने के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यह बनता है, कारक बनता है। और ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है, जिससे इसे ग्रह की सतह तक पहुंचने में रोका जा सकता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन वही है जो आपको हमने अभी तक बताया कि ओजोन गैस जो है वायुमंडल के किस परत में
मौजूद होती है तो यह समताप मंडल में मौजूद होता है। और यहाँ पर याद रखना है कि समताप मंडल के क्षेत्र को ओजोन परत भी कहा जाता है। और समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से सूर्य से विकिरण के एक हिस्सों को अवशोषित करके और इसे ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि हवाई जहाज जो है वायुमंडल के किस परत में, तो यह भी समताप मंडल इसका उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा तैयारी में भी पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए समताप मंडल की निचली परत हवाई जहाज़ों के उड़ान भरने के लिए आदर्श होती है और इस परत में जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान गर्म होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कम बादल और जलवाष्प बनते हैं, जो हलचल के अभाव के कारण जो है एक सुलभ यातायात प्रदान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल को किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगता है। वायुमंडल के किस परत में वह प्रवेश करता है कि वह जलने लगेगा। यहाँ पर मध्य क्षोभ है, समताप है, मध्य है और बाह्य है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो मध्य मंडल हो जाएगा। देखिए अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की मध्य मंडल परत में प्रवेश करते ही वह जलने लगता है और यह जो है समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, स्थित होता है, जिसको मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है। और इस परत में एक बार फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है और ऊंचाई जैसे इस परत में जाइएगा तो क्या होगा, तापमान कम होने लगेगा और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुंच जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय ताप, पारिस्थितिकी और इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप भूमंडलीय तापन के नाम से जानते हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है और यह जो है पृथ्वी की सतह पर हवा और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि को भी संदर्भित करता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से सभी। तो ये क्या है, तो नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पौधों को उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। इसलिए क्या होता है कि मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं ताकि पौधे इसका उपयोग कर सके। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इसमें वायुमंडल की परत है और ऊंचाई दी गई है, आपको बताना है कि कौन सही मेल खा रहा है। देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है और समताप मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर, ये दोनों के दोनों सही हैं, एक और दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है। और 80 किलोमीटर जो है वह मध्य मंडल का है और उससे ऊपर जो है आयन मंडल है, उसका विस्तार जो है 80 से 400 किलोमीटर है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों गलत हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है आयन मंडल, ये तो गलत है, आप जानते हैं बहिमंडल है और आयन मंडल जो है चौथा नंबर पर आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें वायुमंडल से अंतरिक्ष में तैरती है, आपको इसमें बताना है कि कौन सही है, तो सिर्फ इसमें दूसरा ही सही है, पहला तो आपने पहले ही काट दिया, तो यहाँ पर दूसरा सिर्फ सही है। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और आयन मंडल जो है इसी का एक भाग है और इसका विस्तार जो है 80 से 400 किलोमीटर के बीच का है और यह जो है रेडियो प्रसारण में मदद करता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती है और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से आप जानते हैं और यहाँ जो है वायु की पतली परत होती है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें जो है हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है, तो दूसरा नंबर ही सिर्फ सही है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि समुद्र जो है समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह जो है घटता जाता है। दूसरा है कि उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नव मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। कौन सही है? उत्तर है इसमें पहला और तीसरा, दूसरा जो है गलत है। देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु के जो है भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है और वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है और उन क्षेत्रों में जहां तापमान अधिक होता है वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और जो है यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता है। यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल चक्र। उत्तर क्या हो जाएगा? जल चक्र। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों वायुमंडल भूमि के बीच घूमता है उसको आप जल चक्र के नाम से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 22 मार्च, 5 जून और 27 अप्रैल। तो उत्तर 22 मार्च हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? तो 22 मार्च। देखिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में साल 1992 में विश्व जल दिवस मनाने के पहल शुरू की गई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रस्ताव पारित स्वीकार कर लिया गया और साल 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया और इसके बाद जो है हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में आप बनाते आ रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना जो है क्या कहलाता है? एक होता है ज्वार और भाटा। इसको आप ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जो समुद्र में नियमित रूप से क्या होता है? नियमित रूप से रोज घटित होता है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे बृहत ज्वार किन दिनों में आता है? पूर्णिमा अमावस्या और पूर्णिमा अमावस्या दोनों दिनों में यह आते हैं। बृहत ज्वार जो है दोनों दिनों में आते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होता है और इन्हें जो है उच्च ज्वार कहा जाता है और ये महीने में 2 बार आते हैं और एक पूर्णिमा की अवधि के दौरान और एक जो है अमावस्या के दौरान 2 बार यह जो है होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है? ध्रुवों के, भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा। यहाँ पर दूसरा नंबर हो जाएगा भूमध्य रेखा के। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और जो है प्रसारित होता रहता है वह जल वाष्प कहलाता है। और दूसरा है कि थलशाला छोटे घर के पौधे को रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। इसमें कौन सा सही है यह आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर जो है वो केवल 2 है। आपको याद रखना है कि सूर्य के ताप के कारण जो है जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होकर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में यह ले लेता है, बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह जो है वर्षा हिम या सहीम वृष्टि के रूप में भूमि या समुद्र पर नीचे गिरता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपनी स्वरूप में जो है स्वरूप को बदलता रहता है वह क्या जो बदलते रहता है और वह जो है महासागर वायुमंडल और भूमि के बीच प्रसारित होते रहता है। जल चक्र के रूप में इसको जाना जाता है, ना कि जल वाष्प। ठीक है। और दूसरा है कि थलशाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना। भूकंप है जो एक ज्वालामुखी
उद्गार है। और तीसरा है कि जल के नीचे भूस्खलन, और इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त गतियों में से किसका परिणाम जो है सुनामी हो सकता है। तो उत्तर यहाँ पर सभी के सभी हो जाएंगे। भूकंप है, जल ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन, सभी के कारण जो है यहाँ पर सुनामी आ सकता है। तो उत्तर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वारभाटा कहलाता है, एकदम सही है। दूसरा है कि सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? ये दोनों के दोनों सही है। अभी तो आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि नौ संचालन, विद्युत उत्पादन, मछली पकड़ना। इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा उच्च ज्वार के फायदे हैं। केवल एक, दो, केवल एक, तीन और केवल दो, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर उत्तर सभी के सभी हो जाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी के नौ संचालन, विद्युत उत्पादन और मछली पकड़ना, ये सभी सभी जो है उच्च ज्वार के फायदे इससे होते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा जो है कितना है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जल मंडल जो है वह 71% यानी कि 71% पाए जाते हैं। कितना? तो 71%। और जल तथा इसमें आप देखेंगे तो 29% भाग जो है जल के बाद वो क्या है? तो स्थल का है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, चाहे वह महासागर हो, नदी हो, झील हो, भूमिगत झील हो, सभी के सभी इसमें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाते हैं। तो इसको आप 22 मार्च को मनाते हैं। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। हमने अभी तक पढ़ा कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में विश्व जल दिवस बनाने के लिए पहल किया गया था, और 22 जो है मार्च को यह बनाने की जो है शुरुआत 1993 में हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई किस शहर जो है सागर के किनारे है। तो ये आप जानते हैं, ये आपका है मुंबई। तो मुंबई ये अरब है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन से प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। पहला है पुल, मकान, जल और सड़क। आप सब जानते हैं कि पर्यावरण की वस्तु जो खुद होता है वो क्या हो जाएगा? तो वह जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो जल जो है पर्यावरण की वस्तु है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार के? 2, 3, 4 अनगिनत। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपको 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टि की एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करता है। इसको 3 श्रेणी में बांटते हैं, जैसे कि भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। कितने श्रेणी? तो 3 श्रेणी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसको आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का कारण है वाहन चलाना, पानी पीना, पौधे काटना, जल में दूषित पदार्थ को मिलाना। जल प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा? तो जल में दूषित पदार्थ को मिलाते हैं तो वह जल प्रदूषित ज़्यादा होता है। इसमें आपको देखने को क्या मिलता है? तो उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आप उपयोग करते हैं कृषि में, और भूजल इससे प्रभावित होती है। और जो आप कारखानों में इसका उपयोग करते हैं, इससे नदियाँ, झील, ये सब जो है प्रभावित होती हैं। आप देखते होंगे कि महासागर में बहुत सारे कचरे जो है निकाले जा रहे हैं, और गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। नमामि गंगे, बहुत सारे अभियान जो है सरकार के द्वारा अनेक अनेक जो है राज्यों में भी और केंद्र में भी चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा भी पूछा है। पृथ्वी वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, उपयुक्त में से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा सभी के सभी। वृक्षों का तेजी से कटाव हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं। आप सब जानते हैं कि डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ है बैरोमीटर।
हवा के लिए है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपको डेसिबल। क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी तैयारी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि घोड़ा है, ऑप्शन में घोड़ा, जंगली भैंसा, याक या शेर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो याक हो जाएगा। देखिए भारत में याक उत्तरी लद्दाख के आसपास 15 से 20,000 फुट ऊंची, मतलब कि फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है और भारत और तिब्बत के बीच समान ढोने वाली सवारी के रूप में ये जो है जानवर काम करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। बनिहार दर्रा है, चांगला दर्रा है, अधीर पास है और लानक ला है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा चांगला। देखिए चांगला भारत और तिब्बत को जोड़ता है और चांगला जो है लद्दाख में स्थित है। और बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है और नाथुला जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला किसको, तो सिक्किम को तिब्बत से, और बनिहाल जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं। सिंधु नर्मदा, सिंधु श्योक, सिंधु गंगा, सिंधु चिनाब। तो उत्तर हो जाएगा सिंधु और श्योक। सिंधु और श्योक जो है यहाँ पर याद रखना है, उत्तर हो जाएगा। और श्योक नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है और कुछ 550 किलोमीटर फैले गिलगित और बाल्टिस्तान में जो प्रवेश यह करती है। और श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है जो सियाचिन ग्लेशियर की सहायक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है थार का रेगिस्तान फैला है कहाँ कहाँ तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान और पंजाब मध्य प्रदेश। तो उत्तर आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखेंगे तो पंजाब और राजस्थान। देखिए थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है और थार रेगिस्तान में अरावली श्रृंखला के पश्चिमी भाग के राजस्थान के 12 जिले शामिल हैं और भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत तक फैले हुए थार रेगिस्तान का विस्तार 4,46,000 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा, पंजाब जो पाकिस्तान का है और राजस्थान भारत का। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, थार प्रदेश में पाए जाने वाले जो है खनिज है क्या है। संगमरमर, अभ्रक, बॉक्साइट, संगमरमर, संगमरमर, जिप्सम, संगमरमर, कोयला। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो संगमरमर और जिप्सम। तो तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए थार प्रदेश में कैल्साइट, जिप्सम, बाल क्ले और फेल्सपार, रॉक, फॉस्फेट, संगमरमर, स्लेटाइट और रेड गेरू एक प्रमुख उत्पादक है और राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है और इसमें जो है इसे खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर भी कहा जाता है राजस्थान को। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, तो ऊंट को कहा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि शीतोष्ण शीतोष्ण सदाबहार जो वन है कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर बताना है। पहला है कि दक्षिण चीन में, दूसरा है दक्षिण पूर्वी ब्राजील में, तीसरा है दक्षिण पूर्वी अमेरिका में है और इनमें से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से दक्षिण चीन में भी, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भी, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भी। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे आप यहाँ पर याद कुछ और कर सकते हैं। देखिए वो आमतौर पर जो है महाद्वीपीय के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ये आपने देखा कि दक्षिण पूर्व हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये सारे। और इनमें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के लकड़ी के पेड़ होते हैं, जैसे कि ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये सारे के सारे पेड़ इसमें पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील और मिस्र। उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है और भूमध्य सागरीय वन है। तो उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि विश्व फलोद्यान भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ये सब की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है। तापमान, वर्षा, हवा, इनमें से जो है आपको एक और दो। तो यहाँ पर तापमान और वर्षा पर देखिए वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करता है और यह जो है ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इसमें आपको वनस्पति और नमी तत्व दिया गया है, आपको बताना है कौन सा जो है सुमेल है। पहला है कि वन है, भारी वर्षा है, घास स्थल है, मध्यम वर्षा है, झाड़ी है, शुष्क क्षेत्र है। आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित है। तो सभी के सभी इसमें सुमेलित ही, ठीक है, तीनों के तीनों इसमें सुमेलित हैं। देखिए घास स्थल और वर्षा वन, झाड़ी ये सब जो है, देखिए वन किसको कहते हैं तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं जो भारी वर्षा के लिए चाहिए। और घास स्थल है जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और झाड़ी जो है कांटेदार झाड़ी जो कि आपको शुष्क क्षेत्रों में उगते हुए जैसे कि राजस्थान। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार वनों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त में से इसमें आपको बताना है कौन सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा केवल एक, केवल मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते जो हैं वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो भूमध्य सागरीय वृक्ष अपने मोटे छालों और मोम लेपित पत्तियों की मदद से शुष्क ग्रीष्मकाल के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं जो उन्हें वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती है और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में यह कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में आपको विचार करना है, एक है घास स्थल और एक है क्षेत्र। देखिए बेल्ट है ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी है अर्जेंटीना, पंपास उत्तरी अमेरिका और डाउन जो है दक्षिण अफ्रीका में। आपको सुमेलित करना है कौन इसमें सुमेलित है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं सुमेलित है। आपको हम बता दें कि अमेरिका अर्जेंटीना जो है पंपास के लिए, अर्जेंटीना तो पंपास के लिए यहाँ पर याद रखेंगे और उत्तर अमेरिका जो है प्रेयरी के लिए और दक्षिण अमेरिका जो है वेल्ड के लिए और मध्य एशिया स्टेपी के लिए और ऑस्ट्रेलिया डाउन के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये मिलान होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है डाउन के लिए, मध्य एशिया जो है स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका जो है वेल्ड के लिए और उत्तर अमेरिका जो है प्रेयरी के लिए और अर्जेंटीना पंपास के लिए। ये 5 के 5 आपको याद रखने हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि डैश एक दूसरे तक जो है संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया है, परिवहन है, संचार है, भाषा, ये सभी के सभी आपको एक दूसरे के लिए है या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है डैश एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया, परिवहन, संचार और भाषा। तो उत्तर क्या हो जाएगा तो संचार। दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। संचार जो है प्रक्रिया है अत्यात्मक प्रकृति की है और संदेश पहुंचने के बाद संदेश पाने वाले की प्रतिक्रिया होती है जिसे फीडबैक भी कहा जाता है और संचार की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब फीडबैक मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आप सब जानते हैं कि हुगली नदी के तट पर स्थित है या महानदी, कोसी या भागीरथी। तो ये क्या है हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के जो है पूर्व किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ और कोलकाता भारत का 5वां सबसे बड़ा जो है बंदरगाह भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछ चुकी है और टीआरई में भी पूछ चुकी है। तो ये आपको याद रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कौन है। तो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पहले ही ऑप्शन में है। देखिए दिल्ली से शुरू होता है, उसके बाद मुंबई जाता है, उसके बाद ये जो है
यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ से चेन्नई आता है। इस प्रकार से यह बना हुआ है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका दिल्ली है, तो दिल्ली से यहाँ पर आप मुंबई की ओर गए, मुंबई से यहाँ पर चेन्नई की ओर गए, चेन्नई से कलकत्ता की ओर आप जाते हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, ठीक है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को एक दूसरे से जोड़ता है। और 1999 में जो है तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का आधारशिला रखा था, ठीक है, इस प्रकार से है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास, मौसमी प्रवास, स्थानीय प्रवासी, इनमें से कोई नहीं, तो इसको आप ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा रेल मार्ग एशिया में है, ठीक है। सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ है? एशिया में है। मास्को से जो है रूस में व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये रूस में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि याक का उपयोग कहाँ किया जाता है यातायात के साधन के रूप में? तो इसको आप तिब्बत में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो तिब्बत में करते हैं। तिब्बत में याक का जो है यातायात के रूप में आप उपयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विचार करना है और इसमें जो है प्राकृतिक देना है कि इसमें ऑप्शन है कि अनुकूल जलवायु है, जल की उपलब्धता है, उपयुक्त भूमि है, उपजाऊ मिट्टी, उद्योग है। इसमें बताना है कि आदर्श बसाव स्थल के चयन के लिए उपयुक्त में से कौन प्राकृतिक दशाएं हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता होना चाहिए, उपयुक्त भूमि होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद तो उद्योग तो खुद ब खुद आप कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पर 1 2 3 4 आ जाएंगे उत्तर में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है कि एक सघन बस्ती जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है में आसपास बने जो है आवासें पाई जाती हैं, बने आवासें पाए जाते हैं। दूसरा है कि इस प्रकार की बस्ती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको बताना है कौन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों है और ना तो एक ना ही दो, दो एक और दो दोनों इसमें सही है। देखिए ग्रामीण बस्तियां सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती हैं और एक सघन बस्ती जो है पास-पास बने आवासों का क्षेत्र है जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है। और प्रकीर्ण बस्तियों में देखेंगे तो घर दूर-दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं और इस प्रकार की बस्ती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष है, पर्णपाती है और चुप है और सदाबहार वन है। तो यह उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वन का, ठीक है। शंकुधारी पेड़ों में देवदार हो गया, चीड़ हो गया, हेमलॉक हो गया और स्प्रूस, ये सारे शामिल हैं। शंकुधारी जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों में ब्लैक स्प्रूस, व्हाइट स्प्रूस, बालसम फर और रेडवुड, डगलस फर, व्हाइट पाइन, शुगर पाइन, वोंडरोसा पाइन और जेफरी पाइन, ये सारे के सारे देवदार शामिल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील है, ब्रह्मपुत्र, अमेजन बेसिन और कृष्णा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमेजन बेसिन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि अफ्रीका में नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और विश्व की सबसे जो है बड़ी नदी कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो यह अमेजन हो जाएगा। बड़ी में आपको अमेजन और लंबी कहेगा तब नील, ठीक है। लंबी में आपको कहाँ जाना है? तो अफ्रीका और बड़ी में कहाँ जाना है? तो यह जाना है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से? एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू के। और यह पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील के देशों से होकर बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको आप जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डेल्टा क्षेत्र, अमेजन में पर्वत और मैदानी भागों में। तो
यह कहाँ पर डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वे भारत में बाघ परिवारों की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व भी करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमेजन के लोगों में जो है मुख्य भोजन क्या है, यह आपको बताना है। तो इसमें कसावा जो है इसका मुख्य भोजन है। अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन कसावा के रूप में जानते हैं, इसको कसावा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्षावन जो अमेजन में कौन सी फसलें उपजाई जाती है। तो टेपियोका, अनानास, शकरकंद, ये सभी के सभी जो है यहाँ पर उपजाए जाते हैं। और दुनिया में 10 ज्ञात प्रजातियों में से एक अमेजन वर्षा वन में रहती है और यह दुनिया में जीवित पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रहण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें सही आपको ढूंढना है। पहला है कि अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। दूसरा है कि यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। और तीसरा है यह ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के एक छोटे भाग से और जो है प्रवाहित होती है। तो ये एक और तीसरा यहाँ पर दोनों सही है और दूसरा गलत है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित पर फिर से विचार करना है और सही बताना है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में स्थित है और यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। आपको सही बताना है कौन सही है। तो देखिए, केवल इसमें दूसरा सही है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करता है और यह बेसिन जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ है, 40 नहीं है 30 है। और गंगा नदी की सहायक नदियां जैसे कि घाघरा हो गया, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इनमें अप्रवाहित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करना है। बनारसी, लखनऊ, पटना, कर्नाटक, कलकत्ता, कोलकाता है। तो गंगा नदी के जो है किनारे स्थित है, कौन कौन है, 1 2 3 4 1 3 उपयुक्त में से सभी। देखिए, सभी के सभी जो हैं यह गंगा नदी के किनारे हैं। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बड़े हिस्सों और कस्बे में स्थित है। इलाहाबाद आपको याद रखना है, यूपी में इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, स्थित हैं। अगला नंबर अब हम क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे जो है बड़ा रेगिस्तान कौन सा। तो यह आपको सहारा हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि इसका क्षेत्रफल जो है 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अगला नंबर है सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है। तो सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरीटिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान में उगने वाले वनस्पति कौन। तो यहाँ पर है कैक्टस है, खजूर पेड़ है और एकेसिया, ये सभी के सभी यहाँ पर उगते हैं। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, लद्दाख को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप रोहतांग, खानपाचा और सातूस और चापी सोर, तो इसको आप खान पाचान के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और लद्दाख को खान पाचान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। अगला नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं तो ईसाई व मुसलमान, बौद्ध और मुसलमान, ईसाई व बौद्ध। तो देखिए, रेगिस्तान जो लद्दाख में है वहाँ पर बसने वाले अधिकतर किस कैसे निवासी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बौद्ध और मुसलमान। देखिए, लद्दाख रेगिस्तान के पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध हैं तथा पश्चिमी भाग में अधिकांश लोग मुस्लिम हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लद्दाख में हेमिस एक प्रसिद्ध है, क्या है। तो मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है या बौद्ध मठ है। तो हेमिस जो है यहाँ पर बौद्ध मठ है, क्या है। हेमिस भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा शहर और यह लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण और जो है पर्याप्त मठों में से एक हेमिस मठ बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। पहला है कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा जो रेगिस्तान है
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दूसरा है कि सहारा रेगिस्तान 8 देश से स्पर्श करता है। तो यहाँ पर पहला तो दूसरा तो गलत ही हो गया और यहाँ पर पहला सिर्फ सही है। ठीक है, पहला सिर्फ सही है और यह 11 देशों से स्पर्श करता है। देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इसमें गलत आपको ढूंढना है, गलत कौन है। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी किनारे पर स्थित ठंडा रेगिस्तान है। दूसरा है कि यह उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है। और तीसरा है गंगोत्री हिमनद लद्दाख में पाया जाता है। ये तो गलत है और पहला भी गलत है। यहाँ पर गलत आपको ढूंढना है कौन सा है, तो पहला और तीसरा ही गलत है, यानी कि तीसरा नंबर सही हो जाएगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या यह ठंडा रेगिस्तान है? और उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है। लद्दाख से होकर जो है कई नदी बहता है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। और ये नदियाँ गहरी घाटियाँ और महाखंड का निर्माण करता है। और लद्दाख में अनेक हिम नदियों हैं, इसमें आपको गिरेंगी और हिमानी है। ठीक है, ना कि गंगोत्री। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें सही बताना है। पहला है कि लद्दाख के लोग ज़्यादातर बौद्ध हैं। दूसरा है हेमिस थिक्से से और लामा यूरू यहाँ के प्रसिद्ध मठ हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल दूसरा सही है और लद्दाख में बौद्ध केवल हैं, ये नहीं, यहाँ पर मुस्लिम हैं। लद्दाख में जो है लोग तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक मठ बौद्ध मठ रूप से पारंपरिक रूप से हैं और गोपा के साथ स्थित हैं। ठीक है, पारंपरिक गोपा के साथ स्थित हैं और यह प्रसिद्ध मठ हेमिस थिक्से और से और लामा यूरू है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, यह सब आप जानते हैं। 22 मार्च, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च 1912 से यह जो है आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक मतलब अलग होने के बाद मनाया जाता है। और बिहार दिवस पहली बार जो है 2010 में नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग जुड़ा हुआ है कहाँ से। तो मगध अंग भोजपुर मिथिला, ये मिथिला से जुड़ा हुआ मधुबनी पेंटिंग है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जमालपुर में अवस्थित है। तो यह रेलवे कारखाना है। क्या है? रेलवे कारखाना है। 8 फरवरी 1862 को भारत की पहली रेलवे वर्कशॉप की स्थापना बिहार के जमालपुर में होती है। क्योंकि बाहर बहुत अधिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ और वर्कशॉप ने अपनी स्वयं की आयरन और स्टील जो है फाउंड्री स्थापित की, जो काफ़ी आत्मनिर्भर बन गई। अगला नंबर क्वेश्चन है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या होता है? स्थानीय होता है, स्थायी होता है, सामयिक होता है, मौसमी होता है। तो यह जो होता है यह अस्थाई पवन होता है। क्या होता है? यह अस्थाई पवन होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि जल वाष्प का जल रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको आप संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप संघनन के नाम से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैटरीना क्या है। तो कैटरीना जो है एक चक्रवात है। हरिकेन कैटरीना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया था और यह 2005 में था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 में भारत में कितने चक्रवात आए। 2010 की बात है, तो यहाँ पर 2 चक्रवात 2010 में भारत में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक था काल बैसाखी और कैला। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आपका यह जो है चैप्टर जितने भी क्वेश्चन थे इसके महामैराथन के क्वेश्चन जितने भी थे वो समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।